हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस ऑब्जेक्टिव जो पढ़ रहे हैं उसका सेट नंबर रहेगा 27। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुंदर में आता है तब जहाज क्या होगा। उसका आपको स्तर बताना है कि जब नदी में चलता हुआ एक जहाज जब समुंदर में आएगा तो उसका स्तर क्या होगा। तो उसका स्तर जो है थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये होता है घनत्व अधिक होने के कारण, यानी कि नदी के पानी के जो घनत्व है इससे अधिक होता है समुद्र के पानी के घनत्व। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण आपको बताना है। तो ये हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है। इसका कारण हो जाएगा दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है घट हो जाता है। दाब अधिक होगा तो बर्फ के गलनांक घट जाता है, इसी कारण आपस में दबाने पे चिपक जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर उबलता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने के जो बिंदु है नीचे आ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर हो जाएगा, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है और इसका कारण क्या है, यानी क्यों पकाई जाती है। प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी क्यों पक जाती है। तो इसका दाब बढ़ जाने से क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है, इसी कारण प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है। 6 नंबर देखेंगे, छठा हो जाएगा, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका कारण आपको हो जाएगा, इसका कारण है वायु दाब घट जाता है ऊपर जाने के बाद, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोलक घड़ियां गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक की घड़ियां गर्मी में सुस्त क्यों हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण ये सुस्त हो जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है। वर्षा के जो बूंद है गोलाकार होने का कारण इसमें से आपको बताना है, क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर हो जाएगा, तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है। तो इसका कारण हो जाएगा कोशिकत्व क्रिया। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, इसका कारण क्या हो जाएगा। इसका कारण है डॉपलर प्रभाव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण हो जाएगा वाष्पीकरण के जो दर है तेज हो जाती है। वाष्पीकरण के दर तेज हो जाती है, इसी कारण ओस नहीं बनती है। आगे देखेंगे, अगला है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में क्या होता है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आकाश नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। आकाश नीला प्रतीत होने के कारण हो जाएगा प्रकीर्णन। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण के कारण हो जाएगा धूलकण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्र नीला प्रतीत होने का कारण क्या है। समुद्र नीला प्रतीत होने के कारण क्या है, आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन हो जाएगा बी। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि के कारण हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 19 नंबर देखेंगे, स्टील की गोली पारे में तैरती है, क्योंकि स्टील की जो गोली है पारे में तैरती है, इसका कारण क्या हो जाएगा। तो इसका कारण हो जाएगा पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है।
पारे के घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है इसी के कारण। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं, इसका कारण हो जाएगा सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होता है, यानी परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह इसलिए दिया जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या होता है? कम हो जाता है। क्षेत्रफल जब अधिक होगा तो दाब कम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 22 नंबर है, चौराहों पर पानी की फुहारे में गेंद नाचती रहती है, इसका कारण क्या है? चौराहे पर पानी के फुहारों में गेंद नाचती रहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी के वेग अधिक होने से दाब क्या होता है? घट जाता है। 23 नंबर देखेंगे, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती है, इसका कारण क्या है? बांध के नीचे की जो दीवारें हैं मोटी बनाई जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो जाएगा गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य का दाब बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव्य के दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल कौन सा है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल ये है विटामिन, और ये विटामिन सी के रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये होता है विटामिन सी के कमी के कारण। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन हो जाएगा विटामिन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलिएगा तो घनत्व अपवर्तित रहता है। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा? उसका आवर्तकाल बढ़ेगा 2%। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार हो जाएगा परिवर्तनशील। ऑप्शन हो जाएगा सी। यही क्वेश्चन को कहेगा, जब कोई वस्तु ऊपर से निर्वात में अगर गिराइएगा तो निर्वात में गिराने पर उस वस्तु के भार हो जाएगा 0। 4 नंबर हो जाएगा, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होगा? तांबे के गेंद को गर्म कीजिएगा तो इसका घनत्व क्या होता है? घटता है। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? दाब बढ़ने पे बर्फ के गलनांक जो है घटता है। द्रव्य का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? द्रव्य के घनत्व अधिक होने पे पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर द्रव्य के घनत्व बढ़ाइएगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ताप बढ़ने पर द्रव्य की सैन्यता पर क्या प्रभाव पड़ती है? ताप बढ़ने पर द्रव्य की सैन्यता क्या होता है? घटती है। वही ताप बढ़ने पे गैस की सैन्यता क्या होती है? बढ़ती है। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ताप बढ़ने पे द्रव्य की सैन्यता घटती है और ताप बढ़ने पे गैस की सैन्यता क्या होती है? बढ़ती है। ताप बढ़ने पे गैस की सैन्यता ये हो जाएगी बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है 11 हो जाएगा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? एक उसी के साथ एक और लड़की बैठेगी तो उसका आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। इसी क्वेश्चन में आपसे कहेगा कि लड़की झूला झूल रही है, जब खड़ा हो जाएगी तब आवर्तकाल क्या होता है? तो खड़ा होगी तो घटेगा, और उसके स्थान पर एक और लड़की को बैठाइएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि अपवर्तित रहेगा। 12 देखेंगे,
पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो पूरी बर्फ अगर पिघल जाएगा तो बर्तन के जल स्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अपवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप क्या होगा? कमरे की वायु के ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे के ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या होगा? गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी समाप्त हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर में हो जाएगा, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्धचालक पे ताप बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध घटता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पे उसका प्रतिरोध घटता है। 17 हो जाएगा, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या होता है? जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है वह इलेक्ट्रॉन खोता है। आगे हो जाएगा, अगला है, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होगी? जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने से क्या होगी? तो आप बताइए कि जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ने पे क्या होगा? तो ये घटती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, जल में गैसों की विलयता ताप बढ़ाने से क्या होती है? तो घटती है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो ऊपर या नीचे जाने पर यह घटता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका घनत्व बढ़ जाता है। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होगा? जब बर्फ पिघलती है उसका आयतन घटता है। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? झरने में जब जल क्या होता है? ऊंचाई से गिरता है, उसके ताप पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पे उसका आवर्तकाल क्या होगा? किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाएगा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का जल स्तर क्या होगा? तो पानी के जो जल स्तर है ये ऊपर उठेगा। पत्थरों से भरी नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिया जाए तो पानी का तल जो है ऊपर उठेगा। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो दिन की अवधि पे क्या प्रभाव पड़ता? तो दिन की अवधि कम होती। वायुमंडल नहीं होता तो दिन की अवधि क्या होता? कम होता। आगे है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो कुल ऊर्जा है ये नियत रहती है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पे कौन सा आवेश होता है? जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो इस पे छड़ पे कौन सा आवेश होगा? छड़ जो होगा धनावेशित होगा, छड़ पे धन आवेश होगा। आगे देखेंगे, 29 नंबर हो जाएगा, यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसका आकार पे क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो इसके आकार पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आकार इसका बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ाने पे सिलिकॉन के प्रतिरोध घट जाता है, क्योंकि सिलिकॉन क्या है? तो यह अर्धचालक है। अगला है, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण के मान क्या होगा? तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण के मान न्यूनतम होता है और ध्रुव पे क्या होता है? तो अधिकतम होता है। तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाइएगा तो जो गुरुत्वीय त्वरण के मान है ये बढ़ता जाता है। लोहे में जंग लगने पर, या लगना होगा, लोहे में जंग लगने पर उसका भार पे क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे में अगर जंग लगेगा तो भार बढ़ जाता है। आगे देखेंगे, अगला है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा?
स्थिर ताप पे गैस का आयतन कम करने से उसका दाब पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये बढ़ जाएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट कार्य करता है संवेग संरक्षण पे, रैखिक संवेग संरक्षण पे रॉकेट जो है कार्य करता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे हो जाएगा, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? तो ये हो जाएंगे आर्किमिडीज। और ये कहाँ के थे? तो ये ग्रीस यूनान के थे। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है, तो इसे कहते हैं डॉपलर प्रभाव। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, परमाणु बम किस सिद्धांत पे आधारित है? परमाणु बम का जो सिद्धांत है ये किस पे आधारित है? तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये किसका निष्कर्ष है? तो ये निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से इसका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो ये कथन हो जाएगा एडविन हबल का। ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों के गति के नियम प्रतिपादित किए थे केपलर। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है? तो ये कथन है कोपरनिकस का। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन तारों और सूर्य की ऊर्जा के मुख्य स्रोत हो जाएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो ये किए थे आर्किमिडीज। पौधों में भी जीवन होता है को किसने बतलाया था? पौधों में भी जीवन होता है ये बताए थे जेसी बोस ने। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जोसेफ लिस्टर को। स्याही सोखता यानी कि स्याही सोखता ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये कार्य करता है परासरण के सिद्धांत पे। किस पे कार्य करता है? परासरण के सिद्धांत पे। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए दिया गया था? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के व्याख्या करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार 1921 में दिया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है इसमें, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है गणना के सिद्धांत पे। क्वार्ट्ज घड़ियाँ किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? क्वार्ट्ज घड़ियाँ कार्य करती है दाब विद्युत प्रभाव पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर ये फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करता है। परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी कार्य करती है पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो ये विकिरण के उद्दीप्तिक उत्सर्जन के सिद्धांत पे कार्य करती है। विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन के सिद्धांत पे कार्य करता है लेजर। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की कार्य प्रणाली जो है किस सिद्धांत पे आधारित है? तो ये कार्य करता है किस पे? तो रेडियो तरंगों के अपवर्तन पे। रेडियो तरंगों के अपवर्तन पे रडार कार्य करता है। आगे हो जाएगा, अगला है, हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन जो बम है ये नाभिकीय संलयन पे आधारित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लेंज का नियम संबंधित है। लेंज के जो नियम है ये संबंधित है द्रव्यमान संरक्षण का। लेंज का नियम जो है कार्य करता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है तो ये प्रयोग होता है यूरेनियम डेंटिंग का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जीवाश्मों व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है तो ये प्रयोग की जाती है किसका? तो कार्बन डेंटिंग का। स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स के नियम किससे संबंधित है? स्टोक्स के नियम के संबंध हो जाएगा द्रव्य में गिरती हुई गोली से।
स्टोक्स के नियम का संबंध द्रव्य में गिरती हुई गोली से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह किसका नियम है? किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह किसका नियम है? तो यह नियम हो जाएगा ओम का नियम। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है, तो ये विधि हो जाएगा फेन प्लवन विधि। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि कौन सी है? ये विधि हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन किए थे? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। आगे बढ़ते हैं, जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये कहे थे हेक्सले ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे हुगो डी ब्रिज ने। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत दिए थे चार्ल्स डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किए थे बिडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम के सिद्धांत बिडल एवं टैटम ने दिया था। आगे हो जाएगा, अगला है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप से मानव शरीर को विटामिन डी मिलता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसका प्रचुरता होती है? मछली के तेल में अधिकतम मात्रा में विटामिन डी मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, विटामिन डी के सर्जन के निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरोल। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरोल। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन शब्द के प्रयोग सर्वप्रथम किए थे जोहानसन। कब किए थे? तो 1909 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? तो इसमें से आनुवंशिक रोग हो जाएगा हीमोफीलिया। जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? जेनेटिक्स नाम दिए थे डब्ल्यू बेटसन ने। कब दिए थे? तो 1905 में। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन के प्रयोग सर्वप्रथम किए थे जोहानसन ने। पुरुष जीन संगठन है, पुरुष जीन किसका संगठन होता है? तो ये संगठन होता है XY का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गैम्बिट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किए थे कौन? तो ये किए थे मेंडल ने। प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है शाकाहारी को। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है मांसाहारी को। सहजीविता का उदाहरण है, सहजीविता के उदाहरण हो जाएगा लाइकेन। जो लाइकेन है ये कवक और शैवाल के सहजीवी है। लाइकेन कवक प्लस शैवाल के ये सहजीवी है। लाइकेन का प्रयोग कहाँ पे होता है? वायु प्रदूषण सूचक के रूप में लाइकेन के प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे रिटर। वातावरणीय जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, जीन बने होते हैं, जीन किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं DNA के। लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, लाइकेन सहजीवी शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है सारगासो समुद्र। जो सारगासो समुद्र यानी कि सारगासो सागर है, इसका नाम किस पे पड़ा है? तो सारगासो समुद्र के नाम पड़ा है शैवालों के कारण। ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा के जो पिरामिड होता है ये हमेशा क्या होता है? तो सीधा होता है। आगे देखेंगे, 17 हो जाएगा,
निम्न में कौन अजैविक कारक है? इसमें से अजैविक कारक क्या हो जाएगा? तो जल, कार्बोहाइड्रेट और ताप। इसमें सभी हो जाएगा अजैविक कारक, ऑप्शन हो जाएगा डी। मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्र से लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्य में होता है XY गुणसूत्र से, ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे बड़ा गुणसूत्र है? तो सबसे बड़ा गुणसूत्र हो जाएगा ट्रिलियम। सबसे छोटा गुणसूत्र है? तो सबसे छोटा गुणसूत्र हो जाएगा आपको ये शैवाल। जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया? तो ये लगाए थे 1909 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा डीएनए की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका क्रियात्मक इकाई हो जाएगा जीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिकी पदार्थों को कहते हैं, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले जो आनुवंशिकी पदार्थ है उसे बोला जाता है जीनोम। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? संपूर्ण जेनेटिक कोड के पता लगाए थे हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो इनको नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। आगे देखते हैं आनुवांशिक रोग रंग वर्धनता में रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? वर्धनता रोग में रोगी जो है ये लाल और हरा रोग के पहचान नहीं कर पाता है, इसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। लाइकेन सूचक होता है, लाइकेन जो है वायु प्रदूषक का सूचक होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आगे है जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये किए थे चार्ल्स डार्विन ने। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव में गुणसूत्र की संख्या होता है 46। आगे हो जाएगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे कौन? तो ये डबल हेलिक्स मॉडल जो दिए थे वाटसन ने क्रिक दिए थे। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए के संश्लेषण किए थे हरगोविंद खुराना ने। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जीन अवस्थित होते हैं, जीन किसमें अवस्थित होते हैं? तो ये अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ये प्रतिपादित किए थे कौन? चार्ल्स डार्विन। आगे हो जाएगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया? हृदय के पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अगला है वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आनुवंशिकी। पर्यावरण में अजैव अव्यय का उदाहरण है, पर्यावरण में अजैव अव्यय के उदाहरण इसमें से हो जाएगा वायु। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया गया था, तो ये दिया गया था डी ब्रिज के द्वारा। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। आगे बढ़ते हैं, सबसे बड़ा फूल कौन सा है? सबसे बड़ा फूल हो जाएगा इसमें रेफलेसिया, सबसे छोटा कहेगा तो हो जाएगा बोल्फिया। हवा में ध्वनि का वेग होता है, तो हवा में ध्वनि के वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव या सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।